नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। एनसीपी चीफ शरद पवार ने जैसा कहा था कि रोटी बदलने का वक्त आ गया है वरना रोटी जल जाएगी, ये दाव उन्होंने खेल दिया है। उन्होंने कह दिया है कि वो पार्टी के अध्यक्ष का पद छोड़ने वाले हैं और इसके साथ ही एनसीपी में जिस तरह का बवाल मच गया है उससे शरद पवार के इस्तीफे पर अब सस्पेंस खड़ा हो गया है। क्या वो सच में इस्तीफा देना चाहते हैं? क्या वो इस्तीफे के ऐलान के साथ अजीत पवार को कोई बड़ा संदेश देना चाहते हैं या फिर ये इस्तीफा सिर्फ एक नूरा कुश्ती है? इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार ओमकार चौधरी जी। नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी, याद करने के लिए, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। ये एनसीपी चीफ शरद पवार ने कौन सा दाव खेला है? अपनी ऑटोबायोग्राफी का रिलीज का मौका था और अनाउंस कर दिया कि वो अध्यक्ष पद छोड़ रहे। अभी 2 दिन पहले इन्होंने कहा था कि समय रहते रोटी पलटनी चाहिए, नहीं पलटते हैं तो जल जाती है। संकेत तो दिया था, लेकिन तब बहुत सारे लोगों ने ये सोचना शुरू किया था कि क्या सुप्रिया सुले को पार्टी की कमान सौंपने वाले हैं, या अजित पवार को सर्वे सर्वा बनाएंगे, या किसी तीसरे को बनाएंगे। और वो सवाल आज भी पैदा हो गया जब इन्होंने कहा कि बहुत लंबे समय तक पार्टी की सेवा कर ली, पार्टी का नेतृत्व कर लिया, अब मैं रिटायर होना चाहता हूं और नई पीढ़ी नए नेतृत्व को अवसर देना चाहता हूं, ताकि 2024 के लिए वो रणनीति तैयार कर सके, आगे के गठबंधन के बारे में फैसला कर सके, किसके साथ जाना है, क्या करना है। वैसे तो पिछले कुछ दिन से पवार न केवल जो पारिवारिक कलह है और जो पार्टी के भीतर की कलह है उसको लेकर के थोड़ा सा नाराज दिखाई देते रहे हैं, बल्कि एमवीए के भविष्य को लेकर के भी टिप्पणियां करते रहे हैं। उन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले कहा था कि महाविकास अघाड़ी रहेगा नहीं रहेगा, अभी तो हमारी सीटों को लेकर के भी कोई चर्चा नहीं हुई है। फिर ये कहा गया शिवसेना की तरफ से कि एमवीए अटूट है, मजबूत है, सब इंटैक्ट हैं, और ये मैसेज देने के लिए वो राज्यव्यापी रैलियों का दौर शुरू करेंगे। लेकिन जानती हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में जो रैलियां हुई भी हैं, मालेगांव में, जलगांव में, वहां केवल शिवसेना के नेता ही दिखाई दिए। और कल बीकेसी मैदान में जो सभा हुई उसमें बेशक तीनों घटक दल थे, लेकिन शरद पवार नहीं थे। उसमें नाना पटोले भी थे, बाला साहब थोराट भी थे, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे भी थे, संजय राउत भी थे, और एनसीपी की तरफ से आश्चर्यजनक रूप से अजित पवार थे। क्योंकि अजित पवार और संजय राउत के बीच में पिछले कुछ दिनों से तनातनी है, जब से उन्होंने सामना में ये लिख दिया अजित पवार के बारे में कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। और तब अजित पवार ने काफी नाराजगी भरे स्वर में ये कहा था कि ये एनसीपी के प्रवक्ता बनने की कोशिश ना करें। और तब तो संजय राउत ने यहाँ तक कह दिया था कि मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूँ। इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल उसने किया था। लेकिन कल मंच पर अजित पवार थे और उन्होंने एकनाथ शिंदे और फडणवीस की सरकार पर हमले भी बोले, ये कहकर के कि 10 महीने हो गए हैं, अभी तक बीएमसी की चुनाव की तारीख ये लोग घोषित नहीं कर पाए हैं। बहरहाल वो अपनी जगह है, लेकिन जो आज का प्रकरण जिसकी चर्चा हम लोग आज करने के लिए यहाँ बैठे हैं, ये एक्चुअल में उन्होंने जानबूझ करके 2 मई का ये दिन चुना, जिस दिन उनकी आत्मकथा पार्ट 2 का विमोचन होना था या वो जारी होनी थी। उनको बहुत अच्छे तरीके से पता था कि हमारे पारिवारिक सदस्य भी रहेंगे, हमारे पार्टी के जो संस्थापक सदस्य हैं वो भी रहेंगे, छोटे से लेकर के बड़े कार्यकर्ता तक वहां मौजूद रहेंगे।
और अगर आप देखें जो तस्वीरें आई हैं, जो वीडियो आई हैं, उनके ठीक बगल में उनकी पत्नी प्रतिभा पवार बैठी हुई हैं। दूसरी तरफ जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल, वो बैठे हुए हैं। फिर अनिल देशमुख बैठे हुए हैं। राइट हैंड पे देखें तो अजित पवार बैठे हुए हैं। सुप्रिया सुले वहाँ हैं। प्रफुल्ल पटेल पीछे खड़े हुए हैं। और कार्यकर्ताओं का जो जोश आपने देखा है और जो मान मनोबल एक तरीके से कहें तो शरद पवार की, और जिस तरीके से शरद पवार बड़ी, मतलब मैं वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन धूर्तता की तरह व्यवहार कर रहे हैं, बैठ कर के कह रहे हैं कि उसको माइक दे दीजिए, इसको माइक दे दीजिए, फलाने को दे दीजिए, ढिमकाने को दे दीजिए। यानी पार्टी के नीचे से लेकर के ऊपर के स्तर तक के नेताओं के अपने समर्थन में जो बयान उन्होंने वहां दिलवाए हैं, उसका मकसद क्या है, मंशा क्या है। यानी पर्पज वो ये था कि अजीत पवार देख लो, और जो तुम्हारे साथ इस समय खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, विधायक दल में कोई तोड़फोड़ की तैयारी कर रहे हैं या पार्टी के बंटवारे की कोशिश कर रहे हैं, साजिशें रच रहे हैं, तो आप लोग देख लो कि पार्टी किसके साथ खड़ी है। मैंने बस इस्तीफे की पेशकश भर की है, और कितने लोग जो हैं मुझे मनाने के लिए तैयार हैं, और जो कह रहे हैं कि आप ही ने पार्टी बनाई है और आपके बिना हम पार्टी में ना तो बने रहने की कल्पना कर सकते हैं और ना ही पार्टी को आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। तो शरद पवार का कुल मिलाकर के जो आज का ये पूरा एपिसोड है, पूरा ड्रामा है, ये जो अंतर कलह परिवार के भीतर चल रही है और पार्टी के भीतर चल रही है, उसको नियंत्रित करना और अपने वर्चस्व को साबित करना था। लेकिन ओंकार जी, मजेदार ये जिसे आपने कहा ना कि वो वहां बैठकर कह रहे थे कि इसको माइक दो, उसको माइक दो। उन तस्वीरों में एक तस्वीर और मजेदार थी जिसमें कि एक बिल्कुल साथ में बैठा हुआ कार्यकर्ता नारे लगाता है, हमारा नेता कैसा हो, शरद पवार जैसा हो, माइक लेके। उसी वक्त अजीत पवार माइक छीन लेते हैं। बाकी नेताओं को तो आप देखो कैसे रोग आ रहे थे, जयंत पाटिल रोने लग गए थे, बड़ा इमोशनल सा एटमॉस्फेयर हो गया था, सबकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी ऐसी लग रहा था कि अब पता नहीं क्या होगा पार्टी का। लेकिन अजीत पवार बिल्कुल अलग थे, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि आप साहब इस्तीफा ना दें, हमारी पार्टी का क्या होगा। उन्होंने तो ये कहा कि वो तो 1 मई को इस्तीफा देने वाले थे। ये बातें कही अजीत पवार ने। तो अजीत पवार शायद मन बनाकर बैठे हुए कि वो इस्तीफा वापस नहीं लेंगे, लेकिन चाणक्य कहा जाता है महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार को, और ऐसा लगता है कि उन्होंने सिर्फ अभी इतना ही कहा है कि मैंने पेशकश की है और तमाशा देखो। एक्चुअल में क्या है कि ठीक है, शरद पवार को मराठी मीडिया चाणक्य कहता है, लेकिन ये कैसे चाणक्य हैं जो 60 के दशक में, 70 के दशक में जहां खड़े थे, आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। यानी उन नाम जरूर पवार है, पर इनकी पावर में कोई इजाफा हुआ नहीं। जिन जिन पॉकेट्स में इनका प्रभाव 60 के 70 के दशक में था महाराष्ट्र में, उन्हीं पॉकेट्स में आज भी है। यानी पूरे महाराष्ट्र के नेता ना ये तब थे और ना ये आज बन पाए हैं। ये माइनस कांग्रेस कुछ नहीं थे। आज भी कांग्रेस के बिना ये अपना वहां पर अस्तित्व जो है वो तलाशते ही घूमते हैं। दूसरी बात ये है जो आपने प्रश्न खड़ा किया है। देखिए, शरद पवार को इतनी जानकारी तो है, इतनी समझ तो है, 5 दशक की राजनीति उनकी रही है कुल मिलाकर के। महत्वपूर्ण पदों पर रहे, कई बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री रहे, और पार्टी में, कांग्रेस में बहुत प्रभावी भूमिका में भी रहे। खास तौर से जिन दिनों चचा केसरी, राजेश पायलट का दौर था, और तमाम माधवराव सिंधिया और ये सब, उससे पहले भी पीवी नरसिम्हा राव के समय भी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इनको इतनी राजनीतिक समझ तो है कि कब क्या कहना है, कब क्या नहीं कहना है, कब कौन सा दांव चलना है, कब धोबी पछाड़ दांव चलना है या दूसरे दांव चलने हैं। ये जो नौबत आई है, यानी आत्मकथा पार्ट 2 के विमोचन के अवसर पर
जब पार्टी के सारे छोटे बड़े नेता थे, परिवार के सब लोग थे, ऐसे समय ही इन्होंने ये दांव क्यों खेला? क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है। वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि उनके भतीजे अजित पवार बहुत ही मजबूत, माहिर और संगठन में लोकप्रिय नेता हैं। सबको पता है, जो महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत करीबी से कवर करता है या फॉलो करता है, देखता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियों में इस समय 2 ही 3 लीडर हैं जिनकी दिनचर्या सुबह जगने के साथ शुरू होती है। एक देवेंद्र फडणवीस हैं, एक नाथ शिंदे हैं और तीसरे अजित पवार हैं। अजित पवार अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए सुबह 6 बजे से उपलब्ध रहते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, सुबह 6 बजे तो बहुत सारे लोग उठते तक नहीं है। 8 बजे, साढ़े 8 बजे, 9 बजे तक सोते हैं। वो 6 बजे अपने पार्टी वर्कर के लिए उपलब्ध होते हैं, अपने दफ्तर में बैठ जाते हैं जाकर के। तो ऐसे अजित पवार का पार्टी पर जो प्रभाव है, पार्टी के वर्कर्स पर, पदाधिकारियों पर जो प्रभाव है, विधायकों पर जो उनका असर है, उसको शरद पवार बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और जो कुछ चल रहा था पार्टी के भीतर, परिवार के भीतर, संगठन पर वर्चस्व को लेकर के नंबर 2 की हैसियत किसकी रहे, शरद पवार के बाद उनकी बेटी या अजित पवार, ये सारी चीजें घट रही थी। कुछ दूसरी चर्चाएं शुरू हो गई थी। शरद पवार को लगा कि इससे पहले कि पार्टी विभाजित हो शिवसेना की तरह और मैं उद्धव ठाकरे की तरह मक्खियां मारता मिलूं लोगों को, उससे पहले ही ये जो डैमेज होने की आशंका है, इसको कंट्रोल किया जाए। इसलिए उन्होंने ये अवसर चुना। लेकिन ये डैमेज कंट्रोल वो आज तो कर लेंगे। हो सकता है शाम तक ये खबर आ जाए कि शरद पवार पार्टी प्रमुख बने रहने के लिए सहमत हो गए हैं, वो इस्तीफा अब नहीं देंगे। जो पार्टी की लीडरशिप थी, सेकंड लीडरशिप थी, वो उनके पास गई थी मनाने के लिए और साहेब जो है वो मान गए हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा? क्योंकि अजित पवार जिस मूड में है, जिसका आपने चर्चा किया कि एक ने माइक लेकर के शरद पवार के पक्ष में नारे लगाने शुरू किए थे, वो माइक छीन लिया उन्होंने। और उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा प्रफुल्ल पटेल या जयंत पाटिल या छगन भुजबल की तरह कि आप पार्टी चीफ बने रहिए, बल्कि बार बार उन्होंने यही कहा कि साहब जो है वो इस्तीफा देना चाहते हैं, नए नेतृत्व को अब वो दायित्व सौंपना चाहते हैं और हम उनके मार्गदर्शन में ही पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। वो पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, वो पार्टी प्रमुख का पद छोड़ रहे हैं। इसका मतलब सीधा सा ये है अंजू जी कि अजित पवार अकेले नहीं हैं। अजित पवार को जो ताकत मिल रही है वो संगठन और विधायक दल से मिल रही है और उनको पता है, एक बार गच्चा खा चुके वो जब देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ ग्रहण कर लिए थे और शायद 84 घंटे के भीतर वो सरकार भी गिर गई थी, इनको भी इस्तीफा देना पड़ा था, वापसी करनी पड़ी थी। पर इस बार लगता है कि अजित पवार ज्यादा कॉन्फिडेंट है और इस बात का कहीं ना कहीं शरद पवार को भी एहसास है। इसलिए ये सारा हमें नाटक नौटंकी ऑन कैमरा दिखाई दिया है। लेकिन ओंकार जी, एक चीज और इसका है पहलू है कि क्या ये माना जाए कि अगर ये आईना दिखाया गया है एक तरह से अजीत पवार को कि देखो मेरी ताकत क्या है, लोग रो रहे हैं, और अलग अलग नेताओं को खुद शरद पवार कह रहे थे माइक दो, उनकी विचार सुनो, तो ये जो पूरा ड्रामा रचा गया एक बहुत खास मौके पर, अगर इस्तीफा ही देना होता शरद पवार को तो फिर चुपचाप से दे सकते थे, इतनी नौटंकी करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन वो अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं अजीत पवार को। इस पूरी कवायद के बाद आपको क्या लगता है अजीत पवार का अगला कदम क्या हो सकता है? क्या अब उनको थोड़ा बहुत डर लगेगा कि आम जनता में या आम कार्यकर्ता में माना जाता है उनको अभी भी लोग रो रहे हैं उनके लिए, क्या इससे कुछ असर पड़ सकता है अजीत पवार के इरादों पर?
देखिए, एक एक बात आपने बिल्कुल सही कही है कि ऐसा मौका शरद पवार ने चुना। वो एक्चुअल में इस्तीफ़ा देना नहीं चाहते हैं, इस्तीफ़ा देने का नाटक कर रहे हैं। और वो पार्टी के हर स्तर के नेता का अ, मूड भाँपना चाहते थे, उनका रिएक्शन देखना चाहते थे, क्या है? तो वो कई बार होता है ना, हम तालाब के किनारे बैठते हैं और कंकड़ उछालते हैं, उसमें डालते हैं तो लहरें उठती हैं। तो हम लोग देखना चाहते हैं कि भई कितनी लहरें उठ रही हैं। तो हम्म, वही स्थिति शरद पवार की भी है। वो ये देखना चाहते थे कि वो जो कंकड़ उछाल रहे हैं तो उसका असर पार्टी पर कैसा हो रहा है। और साथ में वो चूँकि वहाँ अ, अजित पवार भी मौजूद थे और उनके वो समर्थक भी मौजूद होंगे जो अभी पर्दे के पीछे हैं, तो उनको भी दिखाना चाहते थे कि भई देख लो, सारी पार्टी तो मेरे साथ खड़ी है। मेरे बिना वो एक कदम भी आगे लेने को तैयार नहीं है। अब तुम अपनी हैसियत देख लो। जो सवाल आपने किया है कि अजित पवार क्या करेंगे अब? अजित पवार भी अब अनुभवी नेता हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं और अगर ये कहूँ तो गलत ना होगा कि वो अपने चाचा के ही शिष्य हैं। अपने चाचा से उन्होंने बहुत सारे गुर सीख लिए हैं और देखिए राजनीति जो करते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पता होता है, कब एक कदम पीछे लेना है, कब 2 कदम आगे बढ़ना है, कब चुप करके बैठना है, कब किस मौके पर क्या बयान देना है। और अगर राजनीति में ये चीज़ें किसी को पता नहीं है, ये समझ नहीं है, तो वो राहुल गांधी की तरह फ्लॉप लीडर रहेगा हमेशा। वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो कम से कम अजित पवार से तो ये हम अपेक्षा करते हैं कि जब विपरीत हवा बह रही हो और केवल हवा ना बह रही हो, आंधी की शक्ल में हो, तब थोड़ा चुप करके बैठे। हो सकता है, जैसा मैंने पहले कहा था कि हो सकता है अभी अजित पवार चुप करके बैठे क्योंकि शरद पवार ने एक पूरी नौटंकी कर दी है। कुछ समय के लिए चुप करके बैठ सकते हैं, लेकिन जो राख के नीचे आग सुलग रही है, वो कब जला करके राख कर दे और कब अपना रंग दिखा दे असली, कह नहीं सकते हैं। तो आँच तो जली हुई है, उस पर पानी डालने की भी कोशिश की गई है और उसको बताने की भी कोशिश की गई है कि अब सारी पार्टी हमारे साथ है। लेकिन अजित पवार कब तक चुप बैठेंगे कहना मुश्किल है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो ऐसा चल रहा है, जिसकी वजह से अजित पवार के भीतर एक कॉन्फिडेंट नेता के हमें दर्शन हो रहे हैं। जिस तरीके से शरद पवार का नारा लगाने वाले कार्यकर्ता को डपट दिया, माइक छीन लिया, ये कोई छोटी-मोटी घटना नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो भी अपनी ताकत दिखाना चाहते थे सबके सामने और वो अजित पवार ने दिखा दी। ओंकार जी, एक चीज और है कि कुछ दिन पहले अजीत पवार ने कहा था कि मैं अपने चाचा की सेवा बिल्कुल वैसे करता रहूंगा जैसे राज ठाकरे ने की है बाला साहब ठाकरे की। इस सेंटेंस का तो बहुत गहरा मतलब है, क्योंकि हम सबको याद है कि उस वक्त ऐसा लगता था कि बाला साहब ठाकरे की विरासत को राज ठाकरे ही संभालेंगे, लेकिन फिर बीच में उद्धव ठाकरे आ गए और राज ठाकरे अलग हो गए। तो अब क्या लग रहा है कि क्या सुप्रिया सुले की तरफ इशारा कर रहे थे अजीत पवार? और अगर वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं तो क्या उसके दबाव में आकर इतना बड़ा दाव जब सारे का सारा कुनबा एनसीपी का मौजूद था? देखिए, राज ठाकरे भी भतीजे थे बाला साहब ठाकरे के और अजित पवार भी शरद पवार के भतीजे ही हैं। तो ये भतीजे जो हैं, ये कब क्या खेल कर दें, ये तो चाचाओं को पता भी नहीं चलता है। ऐसे ही टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे बाला साहब ठाकरे, राज ठाकरे को कि मैं जो फैसला करूँगा वो सिर झुका करके मान लेंगे।
और जैसे ही उन्होंने उद्धव ठाकरे को आगे किया, वैसे ही राज ठाकरे ने अपना अलग रास्ता ले लिया। यहाँ भी अगर शरद पवार बिना पार्टी को, संगठन को, सारे नेताओं को विश्वास में लिए बिना अगर उन्होंने सुप्रिया सुले को सर्वे सर्वा बनाने की कोशिश की या आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो अजित पवार तो और उनके जो संगी साथी हैं, जो अभी खुल करके सामने नहीं आए हैं, वो तो खामोश होकर के नहीं बैठेंगे। मेरी तो जानकारी ये भी है कि प्रफुल्ल पटेल तक और कई दूसरे नेता जो हैं वो अजित पवार को ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय शरद पवार के। तो ऐसे में पार्टी का विभाजन तय है। या और देखिए, एक और चालाकी कर रहे हैं अजित पवार। जिस तरीके से कभी भी एकनाथ शिंदे ने ये बयान नहीं दिया कि हम शिवसेना तोड़ रहे हैं और अपनी पार्टी बना रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने लगातार यही बयान दिए कि हम तो शिवसेना में ही हैं और शिवसेना में ही विधायक दल का नेता बदला गया है, यानी उद्धव ठाकरे की जगह एकनाथ शिंदे को विधायकों ने अपना नेता चुन लिया है। बस इतना सा हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। हम शिवसेना में हैं और शिवसेना में ही बने रहेंगे। और इसी दांव से अल्टीमेटली उन्होंने शिवसेना पार्टी पर भी कब्जा कर लिया, सिंबल भी ले लिया, वो मुख्यमंत्री भी बन गए और अब चलता रहे सुप्रीम कोर्ट में जब तक मुकदमा चलना है, और कब क्या फैसला आएगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन चुनाव आयोग ने तो उन्हीं के नेतृत्व वाली पार्टी को असली शिवसेना घोषित कर दिया, उनको चुनाव चिन्ह दे दिया और ये कह दिया कि भाई इन्होंने कभी भी शिवसेना छोड़ी ही नहीं थी। इसी तरीके से अजित पवार भी एक्चुअल में दांव खेलने वाले हैं। वो तो कह रहे हैं कि मैं एनसीपी में था, हूं और रहूंगा। उन्होंने तो एक और बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि मैं आजीवन मरते दम तक एनसीपी में ही रहने वाला हूं। तो इसलिए ज्यादा घबराहट है शरद पवार के दिल में, क्योंकि पिछले साल जून में ही तो सब कुछ घटते हुए देखा है उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ। तो उनको ये आशंका है कि कहीं अजित पवार एकनाथ शिंदे वाला खेल ना कर दें, एनसीपी पर तो अजित पवार का कब्जा हो जाए और मेरी हालत जो है वो उद्धव ठाकरे जैसी हो जाए। इसलिए भी ये सारा कुछ जो हमने आज ऑन कैमरा देखा है वो घटा है। ओंकार जी, सबसे अहम बात यह है कि शिवसेना में जो कुछ हुआ उसके पीछे देवेंद्र फडणवीस का हाथ है। खुद देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि 2019 का बदला उन्होंने शिवसेना से ले लिया जब शिवसेना में दो फाड़ हुए। लेकिन ये भी हकीकत है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच 2019 में जो कुछ हुआ उसके सूत्रधार शरद पवार थे और तब देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि अभी उनका एनसीपी से हिसाब बराबर होना बाकी है। और हम सब जानते हैं कि अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच कितनी दोस्ती है। तो ये जो कुछ अजीत पवार कर रहे हैं एनसीपी के साथ, शिंदे वाला दाव खेल रहे हैं एनसीपी के साथ, इसके पीछे भी क्या ये मानकर चला जाए कि कहीं ना कहीं दिमाग देवेंद्र फडणवीस का ही है? 101%, बल्कि मैं कहूंगा कि 200%, क्योंकि इंतकाम अभी अधूरा है उनका। जो कुछ भी अक्टूबर नवंबर 2019 में घटा था, एक बार फिर महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन को ही जनादेश दिया था फिर से सरकार बनाने के लिए। फिर से उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व को अंडरलाइन किया था और जो जनसभाएं हो रही थी उस समय विधानसभा चुनाव के लिए, जिसमें प्राइम मिनिस्टर पहुंच रहे थे, अमित शाह पहुंच रहे थे, बहुत सारी सभाओं में शिवसेना की टॉप लीडरशिप भी रहती थी। वहाँ भी लगातार यही बात कही जाती रही कि अगर महाराष्ट्र की जनता हमें फिर से आशीर्वाद देती है तो देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। तब तो ये नहीं बोले थे। फिर अचानक जब इन्होंने देखा कि बीजेपी को इतनी ही सीटें मिली हैं कि वो अकेले सरकार नहीं बना सकती या निर्दलियों के साथ या इधर उधर से जो छोटी मोटी पार्टियां हैं उनके समर्थन से भी बहुमत साबित नहीं कर सकती, तो इन्होंने नाटक कर दिया, खेल कर दिया। और चूंकि मुख्यमंत्री बनना चाहते थे तो इसलिए इन्होंने
शरद पवार ने भी देखा। शरद पवार के जरा शुरू के बयान याद करिए, जब मीडिया उनसे पूछता था तो वो कहते थे कि नहीं नहीं, जनादेश तो बीजेपी और शिवसेना को मिला है, तो उनसे पूछिए कि वो सरकार क्यों नहीं बना रहे हैं। हमें तो विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है। लेकिन जिन दो पार्टियों को विपक्ष में बैठने का वाकई जनादेश मिला था, शरद पवार की और सोनिया गांधी की पार्टी को, उन्होंने सबसे बड़ा खेल कर दिया। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी का रास्ता रोक दिया और इनको पटा लिया। और उद्धव ठाकरे तैयार हो गए मुख्यमंत्री बनने के लिए, शपथ लेने के लिए। तो ये बहुत अच्छे तरीके से देवेंद्र फडणवीस भी जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप भी जानती है कि अक्टूबर-नवंबर 2019 में जो खेल हुआ था, उसके असली सूत्रधार कौन थे और क्यों थे। क्योंकि बाद की भी जो घटनाएं हुई हैं, जब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार वहां काम कर रही थी, देवेंद्र फडणवीस को तो गिरफ्तार करने की तैयारी कर रहे थे ये लोग। उनको फंसाने की जिम्मेदारी जो है मुंबई पुलिस कमिश्नर को सौंपी थी कि आप किसी भी तरीके से इनको अरेस्ट करिए। वो तो उनके पास जो है वो पूरी वीडियोग्राफी थी जो षड्यंत्र रचा जा रहा था, और वो सारी वीडियो क्लिप्स उन्होंने नरहरि के सभा पटल पर रख दिया, जो उस समय उपसभापति हुआ करते थे, कि ये देख लीजिए, इन्हीं के एक वकील हैं शरद पवार के, जिनके ये बयान अलग अलग समय के हैं, और इसमें वो कह रहे हैं कि साहेब चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस को फिक्स किया जाए, गिरफ्तार किया जाए, इनका राजनीतिक करियर खत्म किया जाए। तो देवेंद्र फडणवीस ये कैसे भूल सकते हैं कि शरद पवार उनका राजनीतिक करियर खत्म करना चाहते थे। और देखिए ना, उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे और तत्कालीन गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी एक प्रोग्राम में भाग लेने के लिए देहरादून और मसूरी जाने वाले थे, तब स्टेट प्लेन में बैठ गए थे और उसको उड़ने की अनुमति राज्य सरकार ने नहीं दी थी। उनको बेइज्जत करके स्टेट प्लेन से उतार दिया गया था, गवर्नर को उतार दिया गया था। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार है। जब अनिल देशमुख को जेल से रिहा किया जा रहा था, तो बिजनेस कमेटी की बैठक थी, नागपुर में विधानसभा चल रही थी। तो अजित पवार ने कहा कि मुझे तो मुंबई जाना है, आज मैं मीटिंग में शामिल नहीं हो पाऊंगा। तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आप बिजनेस कमेटी की बैठक में भी भाग लीजिए और मुंबई भी जाइए, हम आपको स्टेट प्लेन दे रहे हैं। तो ये चीजें भूल जाएंगे क्या अजित पवार? दूसरी बात यह है कि जो अभी एक चार्जशीट पेश की गई थी, वो कौन सी चीनी मिल थी उसके मामले में, उसमें अजित पवार और उसकी पत्नी का नाम नहीं है, जबकि इनके यहाँ भी जांच, हाँ, तो इनके यहाँ भी जांच पड़ताल हुई थी, इनकी तीनों बहनों के यहाँ जांच पड़ताल हुई थी, आईटी की रेड पड़ी थी। इनका अगर नाम नहीं आया है तो ये भी इंडिकेशन है ना भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से और देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। तो ये सारे घटनाक्रम जब चल रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि चाचा जो है वो भतीजे, जिस तरीके से भतीजे राजा अपने पंख तोल रहे हैं उड़ान भरने के लिए, उनको वो देख नहीं पा रहे हैं या पहचान नहीं पा रहे हैं। उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, और वो ये भी जानते हैं कि उद्धव ठाकरे का क्या हश्र हुआ है या क्या हश्र किया गया है, क्योंकि उन्होंने डिच किया था तो उनका आज ये हाल बना दिया। उस पूरे षड्यंत्र में शरद पवार भी एक अहम सूत्र थे, तो उनको पता है कि बीजेपी नेतृत्व उनका भी क्या हाल कर सकती है या करने की प्लानिंग बना रही है। यही वजह है कि वो डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। सर, अभी जो एक कमेटी बना दी गई है जो शरद पवार के इस्तीफे पर विचार करेगी, या फिर जो अगला अध्यक्ष कौन होगा पार्टी का वो तय करेगी, उसके लिए भी बाकायदा एक कमेटी बना दी गई है जिसमें सुप्रिया सुले भी हैं और अजीत पवार भी हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या सच में माना जाए कि वो कमेटी अजीत पवार के नाम पर मोहर लगा सकती है? क्योंकि उसमें प्रफुल्ल पटेल, ये सब लोग भी हैं जो ये कह रहे हैं कि वो अभी भी साहब को मनाएंगे।
नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। आप देखिएगा कि शाम तक या कल तक जो है खबर आ जाए, शरद पवार अध्यक्ष बने रहने के लिए तैयार हैं। अभी 1 साल पहले ही तो इनको 5 साल के लिए चुना गया था। ये इतनी जल्दी पावर छोड़ने वाले नहीं हैं और कांग्रेस के गर्भ से निकले हुए नेता हैं। वो बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि संगठन पर जब तक आप प्रभावी भूमिका में हैं, तभी तक आपको लोग सलाम करेंगे, तभी तक आपको लोग पूछेंगे और तभी तक आपका महत्व है, आपकी रिलीवेंसी है। आपने अगर सर्वोच्च पद छोड़ दिया तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसलिए शरद पवार भी ये कमेटी-समेटी जो बना दी है, ये सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं है। लोगों की, कार्यकर्ताओं की, संगठन के दूसरे नेताओं की आंखों में धूल झोंकने का एक प्रयास है, एक माहौल बनाने की कोशिश है कि मैं तो इतना सीरियस हूं कि मैंने इतने लोगों की एक कमेटी भी बना दी है, अब ये तय करें कि उनका अध्यक्ष कौन होगा। जो इस तरह की पार्टियां होती हैं जिनका एक ही सर्वे सर्वा हो, वो क्या इतना बेवकूफ होता है कि वो कमेटी का गठन करेगा कि आगे कौन पार्टी का नेतृत्व करेगा? वो तो खुद तय करेगा ना, जब उसको तय करना होगा कि कमान किसको सौंपनी है। तो वो सुप्रिया सुले को सौंपेंगे या किसी और को सौंपेंगे, अजीत पवार को तो नहीं सौंपेंगे, ये तो तय मान लीजिए। क्योंकि अजीत पवार को सौंपने के क्या खतरे हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है। अजीत पवार कितने तेज तर्रार नेता हैं ये भी उनको पता है। संगठन पर, पार्टी पर उनकी पकड़ कैसी है, उनकी लोकप्रियता, स्वीकार्यता कितनी है, ये भी पता है। तो वो उनको तो नहीं सौंपेंगे और खुद भी छोड़ने वाले नहीं हैं। जैसा मैंने कहा है, शाम तक या कल तक खबर आ जाएगी कि शरद पवार ही बने रहेंगे, वो इसके लिए तैयार हो गए हैं। सर अभी पिछले हफ्ते सुप्रिया सुले ने कहा था कि अगले 15 दिन में 2 बड़े धमाके होंगे। तो शायद एक धमाका तो इसी की बात कर रही होंगी कि शरद पवार ऐसे अपना इस्तीफा अनाउंस कर सकते हैं और दूसरा धमाका हो सकता है ये हो कि वो अपना इस्तीफा वापस ले लेंगे। नहीं, वो एक्चुअल में एक धमाके की बात कर रही थी जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने वाला है। उस समय अगले 15 दिन की बात कर रही थी। दूसरा धमाका उनका इशारा था कि एकनाथ शिंदे सरकार गिर जाएगी। तो ये 2 धमाकों की बात कर रही थी और यही बात संजय राउत भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो अधकचरा ज्ञान होता है या अपरिपक्वता होती है राजनीति में, उसके शिकार हैं। और सुप्रिया सुले के बारे में तो किसी को कोई संदेह है भी नहीं कि उनको राजनीति का एबीसीडी भी नहीं आता है। बस उनकी विशेषता ये है कि शरद पवार की बेटी हैं, इसलिए वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनी जाती रही हैं। संजय राउत बड़बोले हैं, शेखी-खोरे हैं और जैसा एक माहौल होता है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके पेश करना शुरू करते हैं, एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से अगर फैसला आ भी गया तो उसको विस्फोट कहेंगे, क्या कहेंगे, ये तो जब वो आएगा तब पता लगेगा ना। और चुनाव आयोग ने तो आपको भी पूरा मौका दिया था अपना पक्ष रखने का। चुनाव आयोग ने तो आपके पक्ष में कोई वर्डिक्ट नहीं दिया, कोई फैसला नहीं दिया। वहाँ से तो आपको झटका ही लगा। तो सुप्रीम कोर्ट से आपको रिलीफ मिल जाएगी, ये दावा वो कोई फैसला आने से पहले कैसे कर सकते हैं। और फैसला अगर आ भी गया, 16 एमएलए अयोग्य घोषित हो भी गए, जो कि नहीं होने वाले हैं, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आता नहीं है कि आप किसी के सदन के सदस्य के बारे में, उसके भविष्य के बारे में तय करें। अल्टीमेटली ज़्यादा से ज़्यादा वो कहेंगे कि जो स्पीकर हैं वो फैसला करें। स्पीकर फैसला करेंगे नहीं। फिर भी मैं कहता हूं कि 16 लोगों की सदस्यता चली भी गई तो भी सरकार की सेहत पर फर्क नहीं पड़ता है। कुल एमएलए जो सदन में हैं उनमें से अगर 16 एमएलए निकल गए तो फिर जितने सदन में एमएलए बचते हैं उसका आधे से एक ज़्यादा चाहिए, तो उतना तो उनके पास बहुमत फिर भी रहेगा। बिल्कुल। हाँ, ये बात अलग है कि वो बिल्कुल कगार पे खड़ी रहेगी सरकार, लेकिन सरकार तो फिर भी कहीं नहीं जा रही। तो ना धमाका दिल्ली से होने वाला है ना मुंबई में होने वाला। लेकिन धमाका जो है ऐसा लग रहा है एनसीपी के अंदर ही होने वाला है। अब देखना ये होगा कि ये जो दांव खेला है शरद पवार ने, इसका
अजीत पवार पर क्या असर पड़ता है, वो तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं, बार-बार कह रहे हैं कि वो मार्गदर्शन करेंगे, वो पार्टी से बाहर नहीं जा रहे, इसलिए रोने की ज़रूरत भी नहीं है, वो तो पूरा मन बनाकर बैठे। लेकिन फिर शरद पवार हैं, वो जब इस तरह के दाँव खेलते हैं, तो उसके मायने कुछ और ही होते हैं। तो अब देखना ही होगा कि कब ये तस्वीर साफ होती है कि शरद पवार सही मायने में करना क्या चाहते थे। लेकिन एनसीपी के अंदर जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, क्या कुछ हो सकता है इसके चलते? इस पर जो आपने विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दिया ओमकार जी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।